नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त रुख अपनाया है। इसी बीच यहां मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर में कैद मिला है। 48 साल से इस मंदिर पर कब्जा करके रखा गया था और दावा है कि इस मंदिर में बाकायदा हनुमान जी, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। अब पुलिस प्रशासन की ओर से इस पर एक्शन लिया गया और यहां बुलडोजर चल गया है। संभल में जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे भले ही कोर्ट में हो, लेकिन संभल के मुस्लिम इलाके में कैद एक मंदिर मिला है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग, कार्तिकेय और नंदी स्थापित हैं। इसके अलावा एक कुआं भी मिला है, जिसके बाद संभल का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। देवों में शिव परिवार एवं ये हनुमान जी की प्रतिमा है और इसकी साफ सफाई की जा रही है और देखा जा रहा है कि किन स्थिति में ये हुआ है। सर, क्या जानकारी मिली, कब से मंदिर बन रहा है? एक लंबे समय से बंद होने की जानकारी हुई है और ये बताया गया कि कुछ हिंदू परिवार यहाँ रहता था जो किन्हीं कारणों से यहाँ पलायन कर गया। फिलहाल प्रशासन ने संभल में कैद इस शिव मंदिर से अतिक्रमण हटा दिया है। अब उस पर फिर से भगवा झंडा लहरा रहा है। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन भी लगवाए जा रहे हैं। मंदिर में पूजा भी शुरू हो गई है। मंदिर मिलने के बाद हिंदू समुदाय बेहद खुश है। ये मंदिर काफी सदियों पुराना मंदिर है जो शायद 46 या 50 सालों से इसमें ताला लगा हुआ था। आज जब प्रशासन यहाँ पर किसी कार्यवश मतलब जो अपना बिजली चेकिंग वगैरह करने आया तो ये मंदिर उनको मिला, जो कि बिल्कुल खंडर अवस्था में बंद पड़ा हुआ था और गंदगी इसमें काफी थी। काफी वर्षों से खुला नहीं था तो कीड़े मकोड़े, घास फूस सब चीजें हो गई थी। तो आज प्रशासन ने इसको खुलवाया है और इसकी अब हम यहाँ साफ सफाई कर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे और हनुमान जी पर चोला चढ़ाएंगे। दरअसल संभल में हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। एक उपद्रवी की पहचान के साथ साथ अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दीपा सराय इलाके में मस्जिदों और घरों में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के खुलासे हुए, लेकिन इसी दौरान पुलिस तब हैरान रह गई जब चेकिंग के समय अचानक एक मंदिर मिल गया जो कि 46 साल से बंद बताया जा रहा है। सुबह जब हम लोग विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो कुछ हिंदू थे उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, अब इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। वो बता रहे थे कि तात्कालिक ऐसा माहौल था कि इसको बंद करके हमें जाना पड़ा 1978 में। अभी खोला गया। 46 सालों से बंद पड़ा ये मंदिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर मिला था। चेकिंग के दौरान पता चला कि कुछ लोगों ने मकान बनाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर मंदिर को कब्जे से मुक्त किया गया और मंदिर की साफ सफाई करा दी गई। प्रशासन अब मंदिर पर कब्जा करने वालों पर एक्शन की तैयारी में जुटा है। सुबह 5 बजे हम सब लोग लाउड स्पीकर्स पे जो शासन के आदेश हैं उनकी अनुपालना के लिए कस्बा संभल आए थे और उसके बाद में पास में देखा गया तो कई जगह मीटरों पे मीटर नहीं चल रहे थे, जबकि पूरी तरीके से फुल फ्लेज बिजली और हीटर चल रहे थे। उनका जब गहनता से बिजली विभाग के सहयोग से उनको स्टडी किया गया तो पता चला कि कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पे भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। तो उन सब जगहों पे बिजली के तार हैं वो हटवाए जा रहे हैं शटडाउन लेके और छापेमारी की जा रही है। करीबन 100 से ज्यादा ऐसे जगह मिली हैं, कई सौ ऐसी जगह मिली हैं जहां पे भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि जनपद जो कस्बा संभल है यहाँ पे 70% के आसपास लाइन लॉस है, जो कि बहुत भारी मात्रा में है। तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दीपा सराय में मिले इस मंदिर को काफी पहले ही बंद कर दिया गया था। 1978 के बाद इसे बंद कर इस पर कब्जा कर लिया गया था। मंदिर के पास कुआं और पीपल का पेड़ था। 1978 के दंगों के बाद स्थानीय हिंदू इस मंदिर को छोड़कर पलायन कर गए थे, जिसके बाद इस पर कब्जा कर लिया गया था। मंदिर तो हम जन्म से मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद तो आने में जो में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए।
तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। मंदिर इतनी जगह में तो जितने दिखाई दे रहा है जगह ज्यादा थी मंदिर की। मंदिर की ये है बराबर में इसकी एक कोठी है जो गया जाती है। एक कुआं भी था बराबर में यहाँ पे। यह बंदी है, एक कुआं है, ये बाएं हाथ को मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो काट दिया गया। मामले को लेकर बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये प्राचीन मंदिर था, आक्रांताओं के वंशजों ने कब्जा कर इसे बंद कर दिया। मोदी योगी के राज में दशकों बाद आज इस मंदिर की घंटियां बजी, देवी देवताओं की मूर्ति से धूल छटी। ये बांग्लादेश नहीं, उत्तर प्रदेश का संभल था जहां ये पाप हुआ। सपा कांग्रेस राज में यूपी पूरी तरह बांग्लादेश हो गया था, प्रमाण सामने है। संभल में डीएम, एसपी और एएसपी ने भारी पुलिस फोर्स और बिजली विभाग की अलग अलग टीमों के साथ सुबह के अंधेरे में ही पूरे इलाके में कार्रवाई शुरू कर दी थी। जहां कार्रवाई के दौरान सैकड़ों घरों के अंदर बिजली के बड़े बड़े हीटर और पानी की टंकियों में लगी हुई गर्म पानी की रॉड से बड़े स्तर पर बिजली चोरी होती हुई पकड़ी गई। इसी के साथ इलाके की 3 मस्जिदों के अंदर जा रहे बिजली के तारों से भी घरों को बिजली सप्लाई होती हुई पकड़ी गई है। लेकिन इस इलाके में कैद मंदिर मिलना बड़ा मामला बन गया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान को नोटिस मिलने के बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले तो गलत तरीके से निर्माण किया जाता है, फिर जब उस पर एक्शन की बात सामने आती है तो आरोप लगते हैं कि उत्पीड़न हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है। तो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनके मकान को नोटिस मिला है, जिसके बाद मंत्री ने ये बातें कही हैं। उनके मकान के कुछ हिस्से को अवैध बताते हुए उनको नोटिस दिया गया है। अब मकान पे उन्होंने अवैध मकान बनाया होगा, अवैध निर्माण किया होगा तो निश्चित रूप से नोटिस किया होगा, उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर अवैध प्रकार से निर्माण होगा तो मुझको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अवैध क्यों किसने किया, किससे पूछकर अवैध निर्माण करते हो, किससे पूछकर गलत निर्माण करते हो, तुम्हारे बाप की जागीर रह गया, कुछ भी करते रहते हो, अब फिर टारगेट बताते हो, फिर हिंदू मुस्लिम करते हो, फिर मुस्लिम की आड़ देते हो, अल्पसंख्यक का नारा लगाते हो। ये सब चीजें बहुत भर्सनीय है। अगर आपने निर्माण गलत किया है तो मुझको लगता है नोटिस हुआ तो कार्रवाई, अगर उस पर गलत हुआ तो कार्रवाई होगी। और उत्तराखंड से अगली खबर है। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को घोषित कर दिया गया है। हरिद्वार सीट से ओबीसी महिला, हल्द्वानी ओबीसी, देहरादून नगर निगम जनरल सीट घोषित की गई है। इसके अलावा कोटद्वार श्रीनगर जनरल घोषित, रुद्रपुर काशीपुर भी जनरल सीटें घोषित, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा रुड़की महिला सीट होगी। ऋषिकेश नगर निगम एससी सीट रिजर्व की गई है। दीपांकर भट्ट से इस पर अपडेट लेते हैं। जी दीपांकर, विस्तार से बताइए खबर। हाँ बिल्कुल आस्था, कि बड़े लंबे वक्त से इस बात का इंतजार था कि निकाय चुनाव के लिए आखिर प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी। तो आज आखिरकार सरकार की तरफ से और शहरी विकास विभाग की तरफ से आरक्षण घोषित कर दिया गया है, जिसमें देहरादून जो सबसे बड़ा नगर निगम है 100 सीटों का यहाँ पर इसे सामान्य के लिए रखा गया है। इसके अलावा ऋषिकेश को एसटी रिजर्व किया गया है। हरिद्वार ओबीसी, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण पहली बार नगर निगम में लागू हो रहा है, तो हरिद्वार को महिला ओबीसी के लिए रिजर्व रखा गया है और हल्द्वानी को ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया है। और इसके साथ 3 सीटें महिलाओं के लिए रखी गई हैं, जिसमें पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और रुड़की शामिल है। तो अब ये बात साफ हो चुकी है कि बहुत जल्द नगर निकाय चुनाव के लिए अब सरकार अधिसूचना जारी कर देगी। और जो 1 साल से इंतजार हो रहा था कि निकायों में चुनाव कब होंगे, पिछले साल नवंबर में कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो 1 साल से लगातार डिमांड थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार चुनाव लटकाने के मूड में है और बीच में लोकसभा का चुनाव रहा, तमाम तरह की दिक्कतें रही। लेकिन आज आरक्षण घोषित होने के बाद ये साफ हो चुका है कि बहुत जल्द अधिसूचना जारी होगी। और जिस तरह संकेत दिए थे यहाँ पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कि जनवरी में सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो कुल मिला के निकाय में जो नेता जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ी खबर यही है कि अब जनवरी में 2025 में निकाय के इलेक्शन होने लगभग तय है। आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर इस अपडेट के लिए।
संविधान पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एकलव्य और द्रोणाचार्य के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों का अंगूठा काट रही है, गरीबों के साथ हो रहा एकलव्य जैसा व्यवहार। राहुल का जवाब देने आए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज में सिखों के गले काटे गए। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। अंगूठा काटने की बात करते हैं, इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के कत्लेआम किया गया। सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए, और आपको देश से माफी मांगनी है। चर्चा के दौरान राहुल ने संविधान का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान का सम्मान नहीं करती। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल सिर्फ संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, उन्हें संविधान पढ़ना भी चाहिए। हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं, और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे, और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा। पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद उन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तपस्या की एक नई परिभाषा देते हुए कहा कि तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना होता है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा। एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था, और घंटे उसने तपस्या की। सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। ये तो आप नहीं समझ सकते हो, यही प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था। ये पहली बार सुना है, अंदर जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है?
माननीय विपक्ष के नेता को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, तपस्या है जिससे महान ऋषियों ने समर्पण किया शाश्वत रूप से, क्योंकि अनंत के साथ यह होती है तपस्या। और तपस्या अगर जानना हो तो एक बार गांधी जी को पढ़े। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संभल में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। Youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? और संभल हिंसा को लेकर मुरादाबाद के कुंदरकी एमएलए रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। रामवीर सिंह ने आरोप लगाया कि एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान कुंदरकी में हिंसा की साजिश रची, लेकिन मैंने कुंदरकी के मुस्लिम समाज के लोगों को सजग कर दिया, इसीलिए वो यहां पर हिंसा नहीं करा सके और उसके बाद संभल में हिंसा हुई। ये था कि किसी तरीके से चुनाव से पहले ये विवाद हो जाए। ये उसे 17, 18, 19 में किसी एक डेट में कराना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि वो 20 तारीख के बाद वो झगड़ा हुआ वहां पर। तो इन्होंने वो नींव डाली उस झगड़े की रिजवान मियां ने, जो सपा के प्रत्याशी रहे, और उसे अंतिम रूप जो है उसका स्वरूप जो बदल दिया वो वहां के 2 परिवारों ने बदला। संभल की जो परिवार जो है वहां एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक ही दल में हैं, एक एमपी हैं, एक एमएलए हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या करा, पुलिस कहीं खड़ी है, पत्थरबाजी कहीं चल रही है, सर्वे कहीं लगा हुआ है और लोग कहीं मर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये इस तरह के कांड संभल में करवाए। कुंदरकी से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह के गंभीर आरोप पर एसपी नेता हाजी रिजवान ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा, ऐसे झूठे आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। के जो कुंदरकी के एमएलए हैं नवनिर्वाचित, उन्होंने आरोप लगाए कि जो संभल में हिंसा हुई है उसकी नींव कुंदरकी में रखी गई है। जो लगाते रहे हम पे, हम क्या असर पर इस बात का पड़ रहा है? हम वो लगाओ, कौन क्या कह रहा है कहने दीजिए। इनका तो आप सुनते रहिए, वो जो कौन क्या कह रहा है इसका इलाज किसी पे है ही नहीं। कोई भी कुछ कह सकता है, उटपटांग बातें करने से थोड़ी कोई काम चलेगा। भाई उनका ये कहना है कि वो क्या कह रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना इन बातों से नहीं है। अच्छा। कौन क्या कह रहा है हमें नहीं मतलब इन बातों से। वो तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और आप तो समाजवादी पार्टी को इस बात तो वो सब दूध के धुले बनने हैं। इस बात तो मतलब है क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता, उन्होंने थोड़ी जीता चुनाव तो प्रशासन ने जीता, पुलिस ने जीता है। ये वो अपने आप को इतने बड़े वो बनने क्या नाम है, तो ये तो चुनाव जिस तरह से भी जीता गया है तो क्षेत्र की जनता से मालूम करो, आप गांव जाके सर्वे करिए आप। अच्छा, वो तो कह रहे हैं चुनाव से पहले दंगा कराने की साजिश थी। अरे इन बातों में कोई दम नहीं रखा, इन बातों में। पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी बाजार गर्म है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने पलटवार किया। नितिन अग्रवाल ने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो उन्हें किस बात का डर सता रहा है। विपक्ष कभी चुनाव पर सवाल उठाता है तो कभी ईवीएम पर। इलेक्शन नहीं हुए हैं तो उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्रम आ रहे हैं तो चुनाव के दोस्त में आखिर डर किस चीज का? भाई विपक्ष का मुझे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव लड़ा जाता है। अब वो हर विपक्ष कोई भी अगर सुधार के कोई कार्यक्रम आ रहे हैं तो चुनाव के दोस्त में उनको शंका होती है। पहले तो ईवीएम पे वो सवाल उठाते हैं। हर चुनाव जब हारते हैं तो इसका ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ दिया जाता है, विपक्ष फोड़ देता है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो प्रदेश जीता है विपक्ष, इसका मतलब वहां भी फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं तो उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए उनकी सरकारों को।
वहीं कानपुर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव व्यावहारिक नहीं है, बीजेपी जबरन इसे थोपना चाहती है। लोग विरोध में हैं, इसलिए विरोध में हैं, जैसे ही बीच में अगर अलमत में सरकार कोई आ गई तो क्या चुनाव नहीं कराएंगे, और इस तरह से कई बाधाएं आएंगी, तो ये सोच समझ लेना चाहिए। जनता को तो फायदा मिलेगा इससे, कहीं ना कहीं बाहर में जिस तरीके से विकास कार्य रुक जाते हैं, इससे फायदा मिलने वाला है। अगर देखिए, विकास काम कभी नहीं रुक सकता है। अगर सरकारें करना चाहें तो कहीं विकास का काम रुक नहीं सकता है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। देखिए, अभी चुनाव में कितनी बेईमान, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता है जो बेईमानी कराए, प्रशासन को प्रयोग करे, पुलिस को प्रयोग करे, मतदान करने से रोके, लेकिन रोका है। का आयोजन हो रहा है। 2 दिन के इस आयोजन में गुलदाउदी की अलग अलग 12 प्रजातियां और उनसे बनी आकृतियां प्रदर्शित की गईं। शिवालिक पार्क में गुलदाउदी शो का आयोजन हो रहा है। गेस्ट से लेकर पूरा शो फूलों से सजाया गया है। गुलदाउदी फूलों से 25 फीट ऊंची मिसाइल तक बनाई गई है। वेस्ट मटेरियल पार्क नोएडा अथॉरिटी विकसित करने जा रही है और उसकी भी झलकियां यहां पर दिखाई गई। बच्चों के लिए भी पशु पक्षियों की कलाकृतियां फूलों से बनाई गई। सेल्फी पॉइंट डेवलप किए गए। नोएडा अथॉरिटी अगली बार इंटरनेशनल गुलदाउदी शो की तैयारी कर रही है। यहाँ पर जो है, अब की बार जो है, यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी द्वारा पहली बार गुलदाउदी शो किया जा रहा है। गुलदाउदी एक तरह से विंटर में जाड़े की शुरुआत होती तो सबसे पहला पौधा होता है, और इस फ्लावर शो के माध्यम से हम लोगों ने ये संदेश देने का कोशिश किया है। यहाँ पे हमारे सीओ साहब के मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। हमने यहाँ पे एक मिसाइल बनाई है जो कि भारत के प्रगति की ओर दर्शाती है। इसके अलावा हमारे आर्टिस्टों द्वारा यहाँ पे जो है मोर बनाया गया है, विभिन्न प्रकार के हार्ट्स बनाए गए हैं, ओम का वो दर्शाया गया है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।